हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम होम्योपैथी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, जिसका नेम है स्टेप्स ऑफ रेपर्टोराइजेशन। किस किस स्टेप्स में रेपर्टोराइजेशन को हम कंप्लीट कर सकते हैं, वो आज हम देखेंगे। रेपर्टोराइजेशन एक साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू फिजिशियन पेशेंट के सिम्टम्स को रेपर्टोरी में एनालाइज करके सबसे सुइटेबल जो होम्योपैथिक मेडिसिन होता है वो सिलेक्ट करता है। अगर रेपर्टोरेशन करेक्टली किया जाए तो रेमेडी सिलेक्शन बहुत ही एक्यूरेट हो जाता है। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप रेपर्टोरेशन का पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो स्टेप्स ऑफ रेपर्टोरेशन का फर्स्ट स्टेप्स क्या है? केस टेकिंग। यहाँ पर क्या लिखा है? केस टेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप्स एंड द आउटकम ऑफ RX मतलब ट्रीटमेंट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स। तो पहले हम देखते हैं तो केस टेकिंग में क्या होता है। रेपर्टोरेशन का जो फर्स्ट स्टेप्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो है केस टेकिंग। केस टेकिंग का मतलब है पेशेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। होम्योपैथी में सिर्फ डिजीज के नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बाकी इंडिविजुअल पेशेंट का कंप्लीट पिक्चर वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए फिजिशियन को पेशेंट से डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी चाहिए। केस टेकिंग में फॉलोइंग चीज़ें इंक्लूडेड होता है। क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है केस टेकिंग के अंदर? क्या क्या चीज़ हमको कलेक्ट करना होता है? जो है चीफ कॉम्प्लेंस, पेशेंट का क्या मेन कॉम्प्लेंस है वो हमको देखना पड़ेगा। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, उसका जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका हिस्ट्री लेना पड़ेगा। पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल जनरल मॉडलिटीज एंड कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स। केस टेकिंग एक यूनिक आर्ट है ऑब्जर्वेशंस और कम्युनिकेशन का। फिजिशियंस को सिर्फ पेशेंट की बात ही नहीं सुननी चाहिए, बल्कि पेशेंट का बिहेवियर, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और मेंटल स्टेट्स भी ऑब्जर्व करना चाहिए। कई बार अटेंडेंट्स या फैमिली मेंबर्स भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इसलिए सक्सेसफुल ट्रीटमेंट का फाउंडेशन प्रॉपर केस टेकिंग होता है। तो यहाँ पर यही लिखा है, इट इज एन यूनिक आर्ट ऑफ गेटिंग इनटू conversations and observations and collecting information from patient as well as bystanders। bystanders मतलब जो अटेंडेंट है और फैमिली मेंबर है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशंस। तो केस टेकिंग के बाद फिजिशियंस को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको एक्यूरेटली केस रिकॉर्ड में लिखना चाहिए। उसको तो रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। बट क्यों रिकॉर्ड करना पड़ेगा? रिकॉर्डिंग का पर्पस क्या है? पेशेंट के सिम्टम्स को क्लियर और सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रिजर्व करना, ठीक है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए केस हिस्ट्री मेंटेन करना, मतलब फ्यूचर में जब वो पेशेंट आएगा तो फिर से तो केस टेकिंग नहीं करेंगे ना, मतलब किससे दरकार बनना स्टार्ट से तो केस टेकिंग नहीं करेंगे। उसको जो सिम्टम्स लिखा है उसको फॉलो अप करना होगा, ठीक है। रेपर्टोरेशन के लिए डाटा रेडी रखना। रेपर्टोरेशन के लिए भी तो डाटा होना चाहिए, उसके बाद ही तो रेपर्टोरेशन होगा। रिकॉर्डिंग के वक्त कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए। क्या क्या? वो क्या है? एग्जैक्ट वर्ड ऑफ पेशेंट्स रिकॉर्ड करना चाहिए, मतलब पेशेंट जो भी चीज़ बोल रहा है आपका खुद बोल रहा है वो एज इट इज़ रिकॉर्ड करना चाहिए। फिजिशियंस को सिम्टम्स को मॉडिफाई या डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए, मतलब पेशेंट जो बोल रहा है उसको एज इट इज़ लिखना होगा, उसको डिस्टॉर्ट करके और मॉडिफाई करके नहीं लिखना होगा, ठीक है। सिम्टम्स की इंटेंसिटी और ड्यूरेशंस भी मेंशन करना चाहिए, मतलब वो जो पेशेंट सफ़र्स कर रहा है, ठीक है, कितना टाइम से सफ़र कर रहा है, कितना वैल्यू है उसका जो सफ़र करना, मतलब वो जो प्रेजेंट कॉम्प्लेन में चल रहा है उसके अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, उसका इंटेंसिटी कितना है वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही लिखा है, फॉर इफेक्टिव रेपर्टोरेशन प्रिसाइज रिकॉर्डिंग इज वेरी क्रूशियल। तो रेपर्टोरेशन के लिए प्रिसाइज रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है। फर्दर
It is an important skills of the physicians to transfer the data in exactness as it is received from the patient to case record. तो ये भी एक स्किल होता है ना, जो डाटा को ट्रांसफर करके एज इट इज जो पेशेंट बोल रहा है उसको लिखना, ये तो एक स्किल है. ए कोर्स शुड बी टेकन इन कीप ऑफ द मीनिंग ऑफ पेशेंट नरेशंस एज नेचुरल एज पॉसिबल. मतलब पेशेंट जो बोल रहा है ऐसे ही बोलना होगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा. फिजिशियंस को खुद को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए. ठीक है. रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम्स शुड ऑल्सो इंडिकेट्स इट इंटेंसिटी इन द पेशेंट. पेशेंट को देखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग के टाइम देखना पड़ेगा फिजिशियंस को, जो उसका जो प्रॉब्लम है उसका इंटेंसिटी क्या है, उसका जो प्रॉब्लम है उसका इंटेंसिटी से मतलब उसका इंटेंसिटी से उसको इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा. ठीक है. केस रिकॉर्ड फाइनली रिमेन्स ए वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. उसके बाद केस रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बाद में कोई भी दिक्कत होगा तो कोई भी केस होगा व कोई भी प्रॉब्लम होगा, तब आपको फ्यूचर में देखने के लिए आपको केस रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है. तो मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशंस का मतलब है फिजिशियंस का सिम्टम्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना और उनका मीनिंग आइडेंटिफाई करना. ठीक है. यहाँ पर क्या लिखा है, रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशंस. रिकॉर्डिंग तो हम देख लिया, अभी देखते हैं इंटरप्रिटेशंस का मतलब क्या है. तो इंटरप्रिटेशंस का मतलब है फिजिशियंस का सिम्टम्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना और उनका मीनिंग आइडेंटिफाई करना. ठीक है. तो जो ये रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशंस, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिम्टम्स गलत इंटरप्रेट हुए तो रिप्रेजेंटेशंस भी इनकरेक्ट हो सकता है. अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स. क्या लिखा है, आफ्टर द केस इज फुल्ली टेकन एंड रिकॉर्डेड वेल, physician receives a large number of symptoms which need to be analyzed in order to understand important of each symptoms. मतलब केस रिकॉर्ड बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है क्लासिफिकेशन और इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स. यूजुअली एक केस में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशंस के लिए फिजिशियंस को इम्पोर्टेंट सिम्टम्स सिलेक्ट करना होता है, इसलिए सिम्टम्स को क्लासीफाई किया जाता है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिसिस. ऑल सिम्टम्स आर आइदर जनरल और पार्टिकुलर. मतलब जो सिम्टम्स को क्लासिफाई किस टाइप से कर जाता है, दो टाइप से, एक है जनरल सिम्टम्स एंड और एक है पार्टिकुलर सिम्टम्स. अभी हम देखते हैं जनरल सिम्टम्स क्या होता है. जनरल सिम्टम्स मतलब जनरल सिम्टम्स वो होते हैं जो पूरे पेशेंट को अफेक्ट करता है. मतलब क्या लिखा है यहाँ पर, जनरल सिम्टम्स इज वन दैट अफेक्ट्स द पेशेंट एज ए होल. एज ए होल जो पेशेंट को अफेक्ट करता है. मतलब क्या है, मतलब एपेटाइट, भूख, थर्स्ट, स्लीप, थर्मल प्रेफरेंस, मतलब पेशेंट हॉट और कोल्ड, हॉट पेशेंट और चिली पेशेंट, पर्सपिरेशन, उसका स्वेट कैसा है, स्कैंटी, प्रोफ्यूज. मेंटल सिम्टम्स, उसका मेंटल सिम्टम्स क्या है. जनरल सिम्टम्स होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. पार्टिकुलर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जनरल सिम्टम्स होता है. एंड पार्टिकुलर सिम्टम्स क्या है, पार्टिकुलर सिम्टम्स इज वन दैट अफेक्ट्स ए सिंगल पार्ट और ऑर्गन. ठीक है. मतलब पार्टिकुलर सिम्टम्स वो होते हैं जो बॉडी का किसी पार्टिकुलर ऑर्गन या पार्ट को अफेक्ट करते हैं. लाइक हेडेक, उसका हेडेक हो रहा है, हेड पार्टिकुलर ऑर्गन. नी पेन, नी जॉइंट पेन हो रहा है, नी पार्टिकुलर ऑर्गन. गैस्ट्रिक पेन, स्टोमक में प्रॉब्लम हो रहा है. स्किन इरप्शन, स्किन में प्रॉब्लम हो रहा है. पार्टिकुलर सिम्टम्स यूजुअली लेस इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू जनरल्स अनलेस दे आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स. पार्टिकुलर सिम्टम्स तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है, बट वो जनरल सिम्टम्स से लेस इंपॉर्टेंट होता है. तो फर्दर जनरल पार्टिकुलर सिम्टम्स आर डिवाइडेड इनटू अनकॉमन एंड कॉमन सिम्टम्स. मतलब ये तो दोनों टाइप्स हो गया, जनरल सिम्टम्स एंड पार्टिकुलर सिम्टम्स. इसके भी अब दो टाइप्स है, कॉमन एंड अनकॉमन सिम्टम्स. तो सिम्टम्स को फर्दर डिवाइड कर किया जाता है कॉमन सिम्टम्स और अनकॉमन सिम्टम्स में. तो कॉमन सिम्टम्स क्या है, जो डिजीज में नॉर्मली मिलता है. ठीक है. अनकॉमन और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है, जो रेयर और पिक्यूलियर होते हैं. होम्योपैथी में पिक्यूलियर और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. मतलब फर्स्ट तो इंपॉर्टेंस दी जाता है मेंटल जनरल, मतलब जनरल सिम्टम्स, उसके अंदर मेंटल जनरल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. एंड जब पार्टिकुलर सिम्टम्स में आते हैं और कॉमन और अनकॉमन सिम्टम्स में आते हैं,
तो उसके बाद इम्पोर्टेंस होता है जो जनरल पिक्यूलियर अनकॉमन सिम्टम्स होता है वो। अब हम देखते हैं इवैल्यूएशंस ऑफ सिम्टम्स, मीनिंग गिविंग द वैल्यू टू द सिम्टम्स एंड अरेंजिंग देयर अकॉर्डिंग टू देयर हायरार्की। मतलब क्या है? इवैल्यूएशंस का मतलब है सिम्टम्स को हायरार्की के अकॉर्डिंग अरेंज करना। इस प्रोसेस में फिजिशियन डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, कौन से सिम्टम्स सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन से सिम्टम्स रेपरेशंस के लिए सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं द थ्री स्टैंडर्ड मेथड और क्लासिफिकेशन एंड इवैल्यूएशंस आर बोनी-हसेन्स, केंट एंड बॉगार्ड मेथड। तो देखते हैं इन केंटियन मेथड मेंटल जनरल, उसके अंदर क्या विल, इंटेलेक्ट, फिजिकल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल पार्टिकुलर्स, इस सब को हम केंटियन मेथड में देखते हैं। एंड बोनी-हसेन्स में मेथड में LSMC मतलब लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज एंड कॉन्कॉमिटेंट, मतलब कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स को जब आते हैं तब हम बोनी-हसेन्स मेथड यूज करते हैं। बॉगार्ड में क्या पैथोलॉजिकल जनरल और कोई भी पॉजिटिव मॉडलिटीज हो तब हम बॉगार्ड यूज करते हैं। तो बोनी-हसेन्स का कब यूज करते हैं? जैसे LSMC, ये आपको ध्यान रखना है। LSMC मतलब लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज एंड कॉन्कॉमिटेंट। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम मतलब कि क्या है ये डिफाइनिंग द प्रॉब्लम? इस स्टेज में फिजिशियंस पेशेंट की डिजीज और इंडिविजुअल कंडीशंस को डीपली एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है, एनालिसिस मेक्स द होल एक्सप्रेशंस क्लियर टू द फिजिशियन एंड हेल्प्स टू डिफाइन द प्रॉब्लम्स एट डिफरेंट लेवल्स। हैनीमैन क्या कहा था इस बारे में? व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन ए डिजीज, दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज। हैनीमैन क्या बोला था? व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज is the patient himself, or that is to say in every individual case of disease। इसका मतलब है फिजिशियंस को सिर्फ डिजीज का डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए बल्कि इंडिविजुअल पेशेंट को समझना चाहिए, समझना चाहिए। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम के लिए फिजिशियंस को कंसीडर करना क्या क्या कंसीडर करना चाहिए? टू डिफाइन द प्रॉब्लम मीन्स टू डिफाइन द इंडिविजुअल हु इज फेसिंग ए प्रॉब्लम, मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसको डिफाइन करना ही है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम डेफिनेशंस इंक्लूड्स, क्या क्या प्रॉब्लम का होना, मतलब हमको देखना पड़ेगा पेशेंट का क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पेशेंट का प्री डिस्पोजिशंस, डिस्पोजिशंस, डायथेसिस, डिजीज का डायग्नोसिस। ठीक है, ये एनालिसिस फिजिशियंस को हेल्प करता है केस को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पर यही लिखा है, diagnosis of the disease which is of crucial importance and differentiates peculiar characteristics expressions from the common one। तो डिजीज को डायग्नोस करना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है डिजीज को डायग्नोस करना। यही नहीं है जो हम एक कॉन्स्टिट्यूशनली ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या फिजिकल एंड जेनिटल मतलब फिजिकल जनरल मेंटल जनरल देख के कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन दे रहे हैं, ऐसे नहीं हो चलता है। आपको डिजीज को भी डायग्नोसिस करना पड़ेगा होम्योपैथी में, मॉडर्न डेज में। To understand the patient and his or her deviations from the original state of health, the study of the developmental history becomes imperative, and this study is called anamnesis। हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिटेल्स देखेंगे एनामनेसिस क्या है। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, जो इरेक्टिंग द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो हम पहले समझते हैं इसमें क्या लिखा है। स्टेप तो जो इरेक्टिंग द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स स्टेप में क्या होता है? इस स्टेप में फिजिशियन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट सिम्टम्स को कंबाइन करके टोटलिटी बना लेता है। ठीक है, मतलब जो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है उसको कंबाइन करके एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो अब ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है? टोटलिटी का मतलब सिर्फ सिम्टम्स को एडिशन नहीं होता है। ठीक है, जो सिम्टम्स मिल गया उसको एडिशन करते तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये एक लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स होता है जो पेशेंट की इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, टोटलिटी बनाते वक्त फिजिशियंस को सिर्फ
रेलिवेंट और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की इंक्लूड करना चाहिए, नहीं कि मतलब जो ये सिम्टम्स आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पिक्यूलियर है, उसको ऐड कर दीजिए प्रोड्यूस सिम्टम्स में, नहीं तो कि हर सिम्टम्स जो मिला है, जो पेशेंट बोला है, सब कुछ ऐड करना वो टोटल सिम्टम्स नहीं होता। इस प्रोसेस में फिजिशियंस को फ्यू सिम्टम्स सिलेक्ट करता है जो पूरे केस पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ऐसे मेन जो सिम्टम्स फिजिशियन सिलेक्ट करते हैं वही फुल पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं, जो पेशेंट के अंदर है वो फुल पिक्चर प्रोड्यूस कर देते हैं टोटल सिम्टम्स के अंदर। तो यहाँ पर यही लिखा है, totality is not the sum total of symptoms, it is logical combination of the symptoms, characteristics of the persons as well as individual is the problem। मतलब totality मतलब ये नहीं है जो सिम्टम्स मिल गया उसको समेशन कर दिया और एडिशन कर दिया, जो सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, जो इंडिविजुअल पर्सन्स के अंदर, जो पेशेंट के अंदर मिल रहा है, उसको ऐड करना, उसको समराइज करना, वो ही होता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। From classification and evaluations from only hierarchy the symptoms is known, which symptoms among them are to be taken and is to finalize। मतलब क्लासिफिकेशन और इवेल्यूशन ऑफ सिम्टम्स के बाद हम समझ सकते हैं जो कौन सा सिम्टम्स हमारे लिए इम्पोर्टेंस है और कौन सा सिम्टम्स हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। दिस लॉजिकल अरेंजमेंट फॉलोज ए डेफिनेट प्रिंसिपल्स। क्या क्या मेथड है हमारे अंदर पास प्रिपरेशंस की, केन मेथड, बॉगर मेथड एंड बोनियस मेथड। तो टोटलिटी शुड बी इरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स कलेक्टेड इन ए केस। ठीक है, अभी हम देखते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बारे में कुछ समझते हैं। ठीक है, तो टोटलिटी बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करना चाहिए। क्या क्या मेथड यहाँ पर दिया है? केन मेथड। तो केन मेथड के अंदर क्या क्या दिखते हैं हम लोग? इस मेथड में इंपॉर्टेंस ऑर्डर होते हैं। केन मेथड के अंदर क्या फर्स्ट आते हैं मेंटल जनरल, फिर पार्टिकुलर जनरल, सॉरी फिजिकल जनरल, फिर आते हैं पार्टिकुलर सिम्टम्स। इस मेथड हम यूज करते हैं केन मेथड के अंदर। बोनियस मेथड के अंदर क्या यूज करते हैं? यहाँ पर तो कॉमन 4 चीज है, लोकेशन, सेंसेशन, मॉडरेटिस, कॉन्कमिटेंस। ये आपको मिल गया तो हो गया। बॉगर में हम क्या यूज करते हैं? बॉगर में हम फर्स्ट इंपॉर्टेंस देते हैं पैथोलॉजिकल जनरल को, फिर कॉजिशंस को एंड फिर मॉडलिटीज को। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो है क्या सिलेक्शंस ऑफ रेपर्टोरी एंड रेपर्टोराइजेशंस प्रॉपर। तो इसमें क्या लिखा है? तो डिफरेंट रेपर्टोरीज का डिफरेंट टाइप्स के केसेस के लिए यूजफुल होता है। एक रेपर्टोरी हर चीज केस के लिए नहीं अवेलेबल होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कौन सा टाइप में क्या क्या रेपर्टोरी यूजफुल होता है। केन रेपर्टोरी में जब जनरल प्रोमिनेंट केस होता है उसके लिए केन रेपर्टोरी बहुत अच्छा होता है। बॉगर के लिए जब पैथोलॉजिकल जनरल्स और उसके साथ मॉडरेटिस रहेगा तब आपको बॉगर यूजफुल होता है। एंड बोनियस रेपर्टोरी के लिए मॉडरेटिस और कॉन्कोमिटेंट जब रहेगा, लोकेशन सेंसेशन उसके साथ रहेगा, तब आपको बोनियस रेपर्टोरी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अभी देखते हैं रेपर्टोरी सिलेक्ट करने के बाद फिजिशियंस तो क्या बोल रहे थे हम लोग? रेपर्टोरी सिलेक्ट करने के बाद फिजिशियन सिम्टम्स को रूब्रिक में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद रूब्रिक के अंदर जो मेडिसिन आती है उनको मार्क और एनालिसिस किया जाता है। इस प्रोसेस को रेपर्टोरेशन प्रॉपर कहा जाता है। ठीक है, अभी जनरल और प्रोमिनेंट मतलब जो रेपर्टोरी में जनरल सिम्टम्स प्रोमिनेंट है वो क्या क्या है? सिंथेटिक रेपर्टोरी, सिंथेसिस रेपर्टोरी, complete repertory, homeomedical repertory। Once the repertory is selected, the next steps to rearrange the totality according to the repertory selected। Rearrangement of totality in terms of repertory selected is called repertorial totality। तो यहाँ पर क्या लिखा है? Rearrangement of totality in terms of repertory selected is called repertorial totality। ठीक है, हम पहले डिस्कस कर दिया इसको। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है, जो स्टेप है, जो है रेपर्टोरियल रिजल्ट। हम देखते हैं रेपर्टोरियल रिजल्ट के अंदर क्या है।
तो रेपेटिशंस के बाद फिजिशियंस को रेमेडीज की लिस्ट मिलती है, ठीक है। बहुत सारे रेमेडीज तो आएगा, एक तो नहीं आएगा। यूजुअली कुछ मेडिसिन क्लोज रनिंग रेमेडीज होते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, लाइको, नेट्राम्यूर, लाइको 18/7, नेट्राम्यूर 16/7, फॉस्फोरस 18/6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन रेमेडीज को मार्क्स और रूब्रिक कवरेज के बेसिक्स पर रैंक किया जाता है, मतलब कौन सा रैंक में कौन मेडिसिन है। लेकिन हाईएस्ट मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि वही फाइनल रेमेडी होगी। रेपेटिशन के बाद आपको लाइको में 18/7 मिल गया मतलब मेडिसिन लाइको होगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तब तो मटेरियल का पढ़ना कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है। अभी हम देखते हैं लास्ट स्टेप्स और क्या है इसका, एनालिसिस ऑफ रेपर्टोरियल रिजल्ट एंड फाइनल प्रेस्क्रिप्शंस। तो इसमें क्या होता है, फाइनल स्टेप्स है एनालिसिस ऑफ रेपर्टोरियल रिजल्ट, ये है रेपर्टिशंस का फाइनल स्टेप्स। इस स्टेप्स में फिजिशियंस को क्या करना होता है, रेपर्टोरियल चार्ट एनालिसिस करना होता है, मेटिया मेडिका को रेफर करना होता है एंड रेमेडीज को पेशेंट के टोटलिटी से कंपेयर करना होता है। फिजिशियंस को देखना चाहिए कि कौन सी रेमेडी पेशेंट के कंप्लीट पिक्चर से सबसे ज़्यादा मैच करती है, उस रेमेडी को सिमिलिमम कहते हैं और वही रेमेडी फाइनल प्रेस्क्रिप्शंस के लिए सिलेक्ट की जाती है। यहाँ पर यही लिखा है, द रेमेडी व्हिच गेट्स द हाईएस्ट मार्क्स इज नॉट नेसेसरली द फाइनल रेमेडी इन ऑल केसेस। रेपर्टोरियल रिजल्ट शुड बी फाइनली रेफर्ड टू इन द कोड ऑफ मेटिया मेडिका, मतलब उसके बाद भी रेपेटिशंस के बाद भी जो मेडिसिन मेटिया मेडिका में सबसे ज़्यादा सिमिलिमम होते हैं उसको हम देते हैं फाइनल रेमेडी। Further, the group of small remedies has to be compared to the picture of the patient and depends on the help of Metia Medica. Thus, the final remedy is the found out, and the remedy so selected must finally pass through certain criteria, such as क्या criteria होना चाहिए फाइनल रेमेडी होने के लिए, उसके अंदर उसके साथ क्या मैच करना होता है, उसके अंदर ससेप्टिबिलिटी, सेंसिटिविटी, सप्रेशंस, लेवल ऑफ सिमिलरिटी, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस and vitality, myosomaticity to arrive the right potency and dose is schedule। तो हम 8 स्टेज जो होता है वो देख लिया। तो क्या है, तो फ्रेंड आज हम सिर्फ स्टेप्स ऑफ रेपेटिशंस इन होम्योपैथी डिटेल में समझ गए, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या है थॉरोली, जो 8 है स्टेप्स है, केस टेकिंग फर्स्ट करना होगा, सेकेंड स्टेज recording and interpretations, third stage classification and evaluation of symptoms, fourth stage defining the problem, fifth stage erecting totality, sixth stage selection of repertory, seventh stage repertorial result and eighth stage analysis and final prescriptions। अगर आप BHMS एग्जाम या AIPGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching.